नमस्कार दोस्तों, 2024 बिल्कुल एंड में है और आपके बोर्ड एग्जाम्स भी बिल्कुल उतने ही नज़दीक आते जा रहे हैं। इस साल के एंड में कम से कम आप लोग इतना कर लीजिए कि 2024 और 2023 और 2022 यानी 3 या 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लीजिए क्लास 12th के, ताकि 2025 की जब न्यू ईयर पे आप रेजोल्यूशन लो कि मुझे बोर्ड में इतना टॉप करना है, इतने परसेंटेज लाने हैं, तब आपके अंदर बहुत हद तक कॉन्फिडेंस हो। भाई कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को लगातार कंटिन्यू सॉल्व करेंगे। अगर आप क्वेश्चन पेपर्स नहीं लगा रहे हो तो आपकी कितनी भी तैयारी हो गई हो, वो आपको डिजायरेबल मार्क्स तो नहीं दे पाएंगे। इसलिए मेरा मानना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स लगाइए ताकि आपको एक आइडिया रहे कि बोर्ड में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। 2024 का जो क्वेश्चन पेपर इस साल आया था बोर्ड में, वो मैं आज आपको सॉल्व करा रहा हूँ। इसमें पूरा एमसीक्यू और जितने भी क्वेश्चंस हैं, साथ ही साथ मैं आपको आइडिया दूंगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। चलिए मेरे साथ सब लोग मिलके 2024 का ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए। अगर आप लोगों ने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही साथ रिवीजन भी कर लीजिए अगर तुमने कर भी लिया है तो। देखिए पहला, इसमें सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितने सेक्शंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस हैं, कौन सा सेक्शन कितने नंबर का होता है। तो यहाँ पे देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन आपके क्वेश्चन पेपर में इसी तरीके से आएंगे, यानी टोटल 33 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें सेक्शन ए से बेटा 16 क्वेश्चंस आएंगे, 1 मार्क्स ईच, ये एमसीक्यू होगा। बी में 17 से 21, यानी टोटल इसमें 6 क्वेश्चंस आते हैं, ये 2 मार्क्स के होते हैं। फिर 22 से 28 तक 3 मार्क्स का होगा। डी में बेटा 4 नंबर का पर क्वेश्चन होगा और ई में 5 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, 5 सेक्शंस होते हैं। देखिए सेक्शन ए में 2024 में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। इस तरीके से एक क्वेश्चन पेपर दे दिया भाई, इसमें पूछा है कि ये जो बॉन्ड बने हैं, है ना, ये डॉटेड लाइन से, इन बॉन्ड के नाम क्या होंगे इन न्यूक्लियोटाइड चेन। अब आपको पता होना चाहिए कि जो आपको डॉटेड लाइन से बॉन्ड पूछे गए हैं उस बॉन्ड का नाम पूछा है। तो पहले इस स्ट्रक्चर को बताइए, क्या डीएनए का स्ट्रक्चर है। देखिए ये शुगर है, पेंटोस शुगर, राइबोस शुगर होती थी, इससे 5वें कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता था और फिर अगले न्यूक्लियोटाइड का जो तीसरे कार्बन पर OH ग्रुप होता था, वो इस फॉस्फेट से जुड़ता था। पेंटोस शुगर के पहले कार्बन से कौन जुड़ता था, बेस। तो ये आपको शुगर से बेस जुड़ा हुआ दिखाया गया है, यानी ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन किसकी है, ये डॉटेड लाइन इस शुगर के साथ इस बेस की है। तो शुगर के साथ नाइट्रोजिनस बेस एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ जुड़ता है, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, मुझे पता है। यानी इस तरीके से ये डायग्राम था और बोर्ड ने सिर्फ नाम दे दिया। ये देखिए फर्स्ट कार्बन है, वो फर्स्ट कार्बन से यहाँ पे कोई भी नाइट्रोजिनस बेस जुड़ा होगा। ये सेकंड कार्बन होता था, ये थर्ड पर OH होता है और फिफ्थ पर भाई क्या होता था, फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप से रिलेटेड नहीं है, ये इस वाले बॉन्ड की बात की गई है कि फर्स्ट कार्बन से जो बेस जुड़ा हुआ है उसका नाम क्या होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। ये हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आता है, इसलिए आप केवल हिंदी की बात कर लो। देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका कि एक ऑप्शन दिया गया है, करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है इन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। मतलब सीक्वेंस में चीजें दे दी हैं, अब इसका करेक्ट सीक्वेंस बताना है। कह रहे हैं भाई सीक्रेशन ऑफ FSH होता है, हाँ ठीक है होता है साहब। इसके बाद ओव्यूलेशन नहीं, उसके तुरंत बाद क्या होगा। देखिए सीक्रेशन ऑफ FSH के बाद होता है ग्रोथ ऑफ फॉलिकल, यानी फर्स्ट के बाद आएगा सेकेंड, सॉरी फर्स्ट के बाद आ रहा है फोर्थ, फर्स्ट के बाद फोर्थ किस में आ रहा है, देखिए इसमें आ रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद फिफ्थ होगा ग्रोथ ऑफ फॉलिकल से सडन इंक्रीज इन LH, फिर LH के इंक्रीज से ओव्यूलेशन होगा और ओव्यूलेशन के तुरंत बाद कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। यानी ये वाला सीक्वेंस इससे मैच कर रहा है, बी वाला। तो ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, लैक्टोबैसिलस दैट सेट्स मिल्क इनटू कर्ड इज कैटेगराइज्ड एज, यानी जो लैक्टोबैसिलस होता है वो किस टाइप का बैक्टीरिया है। तो क्या साइनो है, नहीं है, कीमोसिंथेटिक नहीं है, आर्किनिया, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया इसका राइट आंसर है। यानी क्वेश्चन किस तरीके से बोर्ड तैयार करता है, ये एक आपको तभी पता चलेगा जब आप इस तरीके के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे। एक क्वेश्चन देखिए बेटा, स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन विच प्रोटेक्ट द कॉटन प्लांट अगेंस्ट द कॉटन बुलवॉर्म, यानी कॉटन बुलवॉर्म पे इस बार भी क्वेश्चन आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनसीईआरटी के इस पूरे पैराग्राफ को पूरा रट मारो ढंग से, इसमें एमसीक्यू आ सकता है, 2 नंबर 3 नंबर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो भाई बीटी टॉक्सिन जो कॉटन बुलवॉर्म के लिए होते हैं, उन जीन के नाम है क्राई1AC और क्राई2AB, ये याद कर लेना है। अब देखिए एक क्वेश्चन कितना अच्छे तरीके से जेनेटिक्स का जो चैप्टर है उसमें से बनाया है, जेनेटिक कोड वाले पार्ट में से। ये कह रहे हैं कि भैया यहाँ पे कुछ अमीनो एसिड दिए हैं और उनके कोडॉन्स दिए हैं,
ठीक है। अब सेलेक्ट द डीएनए सीक्वेंस दैट वुड कोड फॉर द फॉलोइंग पॉलीपेप्टाइड। ये कह रहे हैं कि ये यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया है, लाइसिन, एलानिन, अर्जिनिन, लाइसिन, फिनाइल एलानिन, इनके जेनेटिक कोड आपको बताने हैं। तो देखिए एलानिन का कोड दे रखा है यहाँ पे GCA, GC का एंटी कोडन क्या होगा बताइए? G का कोड होगा C का होगा G और A का होगा T, तो CGT ये सही जा रहा है A वाला, ठीक है। दूसरा अर्जिनिन GCA, G का C का क्या होगा G का क्या होगा C, A का क्या होगा T, यानी दो मैच कर रहे हैं, A वाला सही है हमारा, A वाला इसमें करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा 6। इसमें पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आर बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर बोर्न ऑन द सेम प्लांट एंड मोड ऑफ पॉलिनेशन कैन बी जिटोनो और जीनोगैमी। भैया आपसे पूछा गया है ऐसा प्लांट बताना है जिसमें मेल फीमेल दोनों फ्लावर्स हों और इसमें जीटोनोगैमी और जीनोगैमी दोनों हो सकें, तो इसका तो एक ही आंसर होगा। देखिए पपाया, डेट पाम ये तो आपके यूनिसेक्सुअल प्लांट्स हैं, एक ही प्लांट में, यानी मेज क्या है आपका बाइसेक्सुअल प्लांट है। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जिस पे मैंने कई शॉर्ट वीडियो भी डाले हैं, वहां से आप देख रहे हो 2024 में किस तरीके से क्वेश्चन बनाया गया था। आगे देखिए 5th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसजेनिक एनिमल इज बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन के लिए किस तरीके का एनिमल यूज किया जाता है भाई? माइस पर इस तरीके की हम रिसर्च करते हैं, ये आप ट्रांसजेनिक एनिमल्स में पढ़ोगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस देयर इज अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ मास्ट सेल। देखिए मास्ट सेल तुमने कहां पढ़ी थी बेटा? मास्ट सेल आपने एलर्जी वाले टॉपिक में, है ना, वहां आपने पढ़ा था कि जो मास्ट सेल है हमारे अंदर हिस्टामाइन, हेपेरिन, सीरोटोनिन ये रिलीज करती हैं और इसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या हो जाता है? एलर्जी हो जाता है, ठीक है। तो एलर्जी पे क्वेश्चन आ गया। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस भाई पढ़ा है तुमने फैमिली प्लानिंग में, क्या होता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का? मतलब है कि उस ड्यूरेशन को, जिस ड्यूरेशन में एक्सेल रिलीज हो रहा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर, उस समय हमें क्या नहीं करना है बेटा? कॉपुलेशन नहीं करना है, रिप्रोडक्शन नहीं करना है। तो देखिए ये 10 to 17 डेज का होता है कि 10 से 17वें दिन तक हमें थोड़ा एहतियात बरतना है ताकि प्रेगनेंसी ना हो। एक देखिए इनकरेक्ट मैच बताना है आपको, यहां दिया है 45x ब्रॉड पाम विद करेक्टर, मतलब ये कंडीशन है, इसके साथ ये सामने करेक्टर दिए हैं कि इस डिजीज में ये करेक्टर होंगे, तो मैं इनकरेक्ट बताना है। भाई पहले ये बताओ 45 क्रोमोसोम के साथ 2 XX हो जाए तो 47 हो रहे हैं, एक डिजीज हो गई। अगर ये 45 लिखा है 44 की जगह, तो यानी यहां पे एक क्रोमोसोम बढ़ा हुआ है, तो ये ऑटोसोम्स में एक क्रोमोसोम बढ़ा हुआ है, और ऑटोसोम में एक क्रोमोसोम बढ़ जाए तो इसमें तुमने पढ़ा था, एक डिजीज पढ़ी थी, कौन सी थी? डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में ब्रॉड पाम हो जाते हैं, तो ये सही है स्टेटमेंट। ये गलत हो गया, देखिए 44 के साथ XXY है, ठीक है, यानी XY में एक X एक्स्ट्रा। ये कह रहे हैं कि ओवरऑल फेमाइन डेवलपमेंट हो जाता है, ओवरऑल नहीं होता, कुछ फेमाइन करेक्टर आ जाते हैं, ओवरऑल नहीं हो सकता, तो दिस इज द करेक्ट। बाकी स्टेराइल फीमेल हो जाता है, इसमें एक X क्रोमोसोम कम है, ये नॉर्मल है तो नॉर्मल मेल होगा, ठीक है। तो राइट आंसर इज बी। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे बेटा बोर्ड में, आपको इस बार बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि हर बार आप देखोगे कि जो बोर्ड में MCQ आते थे अब वो और तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, मतलब और कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, तो कंपटीशन बढ़ रहा है बेटा। ये कह रहे हैं यूजिंग अ डीएनए टेम्पलेट हाउ मेनी न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स वुड बी जनरेटेड आफ्टर 10 साइकिल्स ऑफ एम्प्लीफिकेशन ऑफ पीसीआर। भाई आपको पता है पीसीआर है, ये कह रहे हैं कि 10 साइकिल के बाद कितने डीएनए बनेंगे। अगर तो आपने पढ़ा था कि इसमें तो बिलियंस ऑफ डीएनए बनते हैं, लेकिन सिर्फ 10 साइकिल की पूछ रहा है, तो आपको पता है कि एक डीएनए से 2 बनते हैं, तो 2 से 4 बनेंगे, 4 से 6 बनेंगे, ऐसे कंटिन्यू 10 बार मल्टीप्लाई करते जाओ 2 का, तो ये आएगा आपका 1024। राइट आंसर इज है बी, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने पड़ेंगे भाई साहब, और ये बच्चा वही कर पाएगा जिसने अच्छे से एनसीईआरटी को रीड किया हो, अच्छे से तैयारी की हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है भाई साहब, 12वां क्वेश्चन है, इसमें कहा गया कि 4 ये कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें 2 ऑप्शन करेक्ट बताने हैं, केवल 2 ऑप्शन। देखिए एक ऑप्शन दिया है लाइन ईटिंग अ डियर, ठीक है सही है, एंड स्पैरो फीडिंग ऑन ग्रेन एंड बोथ आर सिमिलर, सही तो बात है। यानी फूड चेन में भाई क्या हो रहा है, वो आपका टॉप कंज्यूमर है तो वो कार्निवोर को खा रहा है, ठीक है, सॉरी ये कार्निवोर है, ये हर्बीवोर को खा रहा है, ऐसे ये भी इसको खा रहा है। प्रेडेटर स्टारफिश पिसास्टर हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ। देखिए ये स्टारफिश आपने कहां पढ़ा था भाई? आपने पढ़ा था कि जो पैसिफिक कोस्ट होता था अफ्रीका का, है ना, वहां पे पिसास्टर को हटा दिया गया था, इस स्टारफिश पिसास्टर को, तो वहां पे बहुत सारी स्पीसीज खत्म हो गई थी,
इसके हटने से वहां इनवर्टिब्रेट स्पीसीज आपस में कंपटीशन की वजह से रिमूव हो गई थी। इसका मतलब ये स्पीसीज डाइवर्सिटीज को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो दीज बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो द राइट आंसर इज सी। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो किस तरीके से डिजाइन किया गया। ये असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है भाई, और असर्शन रीजन वाले आपको पता है बहुत टफ लगते हैं लोगों को, क्योंकि ये नीट में पहले आते थे, अब ये बोर्ड एग्जाम में भी आने लगे हैं भाई। एक असर्शन में देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन इज अ पैथोजन ऑफ सेवरल मोनोकोट प्लांट। भाई मोनोकोट प्लांट में नहीं होता, ये सबके लिए हो सकता है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड इट इज एबल टू डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए, ये सही है। यानी इसका मतलब क्या है, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। ठीक है, तो ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, यानी डी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। फोर्थ देखिए, द लॉ ऑफ आवर कंट्री परमिट लीगल अडॉप्शन एंड इट इज येट वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर चाइल्डलेस कपल्स लुकिंग फॉर पेरेंटहुड। बिल्कुल सही है भाई, हमारे यहाँ इस तरीके से लॉ बनाए गए हैं, लीगल अडॉप्शन हम कर सकते हैं चाइल्डहुड के लिए अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो। लेकिन इसमें देखिए आर क्या दिया है कि इमोशनल रिलीजियस सोशल फैक्टर आर नो डेटरेंट। भाई डेटरेंट होते हैं, नो डेटरेंट नहीं, यानी समाज में भावनात्मक रूप से रिलीजियस रूप से लोगों को अडॉप्शन करने से रोका जाता है, तो ये भी गलत है। ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। ठीक है, तो ये सी वाला इसमें ऑप्शन होगा, बी का सी हो गया। 15 देखिए, लिंक जीन्स डू नॉट शो डाई हाइब्रिड रेशियो 9:3:3:1, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यानी यहां पर जो लिंक जीन होते हैं वो 9:3:3:1 नहीं देते हैं, ये मॉर्गन ने पता किया था। लिंक जीन्स क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि दे डू नॉट अंडरगो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी बोथ आर ट्रू। ये भी सही है, ये भी सही है, यानी फर्स्ट आंसर है, ये राइट एक्सप्लेनेशन भी है आर वाला। ठीक है, तो ये असर्शन रीजन में ये सही है। एक और क्वेश्चन देखिए बेटा, लास्ट एमसीक्यू है ये हमारा। फंक्शनल एडीए सीडीए जीन्स मस्ट बी इंसर्टेड इन द लिम्फोसाइट एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज इन जीन थेरेपी फॉर एडीएनए। भाई सही है ना, कि आपको सीडीएनए अर्ली स्टेज में डालना पड़ता है। ये कह रहे हैं कि सेल्स इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज आर इमॉर्टल। इमॉर्टल कोई सेल नहीं होती दुनिया में, तो इसका मतलब ये फॉल्स है, ये ट्रू है। ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। ठीक है, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको पढ़ने का भी तरीका मिल जाएगा कि भाई इस टॉपिक से इस तरीके का क्वेश्चन बनता है, तो आपकी तैयारी फिर उस हिसाब से अपने आप ऑटोमेटिक होने लगेगी। आगे एक और चीज देखो भाई, बी सेक्शन में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कितने घुमावदार। ये कह रहे हैं कि भैया डू यू थिंक एपोमिक्सिस कैन बी कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ सही बात है भाई, एपोमिक्सिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही तो कंपेयर की जाएगी। जस्टिफाई योर आंसर एंड स्टेट द बेनिफिट्स ऑफ एपोमिक्सिस। तो भाई एपोमिक्सिस क्या था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था टू प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीड बनाने का तरीका था। बेनिफिट क्या है कि भाई इसमें जो भी हाइब्रिड कैरेक्टर होते हैं वो सेग्रीगेट नहीं होते, उन्हें कई जनरेशंस तक हम उन्हीं कैरेक्टर्स के साथ उस सीड को यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन दिया है कि मान लो किसी फार्मर को कोई पॉइजनस स्नेक काट जाए तो वो हेल्थ सेंटर में भागेगा पास के डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहेगा कि इसको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, इंजेक्शन लगा दिया जाता है। तो कह रहा है व्हाट डिड द डॉक्टर इंजेक्ट एंड व्हाई, क्यों डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और क्या इंजेक्शन लगाया। तो आपको पता है कि रेडीमेड एंटीबॉडीज होती हैं वहां पे पहले से ही, है ना, स्नेक वीनम की, एंटी स्नेक वीनम। तो यहां बोलेंगे आप कि रेडीमेड एंटीबॉडीज वाला एंटी स्नेक वीनम यहां पर इंजेक्शन लगाया गया था ताकि उसके पॉइजन को रोका जा सके स्प्रेड होने से बॉडी में। ये कह रहे हैं कि ये किस तरह की इम्यूनिटी हुई भाई, ये इंजेक्शन लगाना तो पैसिव इम्यूनिटी है। अगर किसी को रेडीमेड एंटीबॉडीज दे रहे हो तो ये पैसिव इम्यूनिटी हो गई। Why do organic farmers not recommend complete eradication of insect pest? Why? ठीक है, यानी फार्मर्स सभी पेस्ट को कंप्लीटली रिमूव कर दें तो क्या होगा भाई, अगर पेस्ट को रिमूव कर दोगे तो ठीक है उससे फसल का नुकसान तो बचेगा, लेकिन इससे फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए सारे पेस्ट को कंप्लीटली इरेडिकेट नहीं कर सकते। दूसरी चीज, क्या सारे पेस्ट को कंप्लीटली इरेडिकेट करना पॉसिबल है भाई, वो पॉसिबल भी नहीं है ना, सबको हम नहीं मार सकते एक साथ, इस तरीके की कोई अभी हमारे पास तरकीब नहीं है। ये कह रहे हैं कि भाई देखो क्वेश्चन देखो कितना जबरदस्त दे दिया है, एक पिक्चर दी है आपको, आपसे कहा गया है कि उस नेचुरलिस्ट का नाम बताओ जिसने ये पिक्चर दी और इसने एवोल्यूशन के बारे में क्या कहा। ये पिक्चर को देखते ही तुरंत आपको लेमार्क याद आएगा। लेमार्क ने कहा था कि इवोल्यूशन जो होता है वो ऑर्गन के यूज एंड डिसयूज की वजह से होता है। तो इन्होंने कहा था कि जिराफ ऊंची ऊंची पत्तियों को खाता था इसलिए इसकी गर्दन ऊंची होती चली गई, और ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर आया इसमें, ये इसकी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हुआ। ठीक है, बस ये बताना है।
एआरटी टेक्निक में क्वेश्चन आ गया भाई। एआरटी टेक्निक में ये कह रहे हैं कि अगर कोई चाइल्डलेस कपल है तो व्हाई इट इज नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। उसको एआरटी टेक्निक से अपने बच्चे पैदा कराए तो इसको टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम क्यों कहेंगे? क्योंकि ये सारी प्रोसेस आउटसाइड द बॉडी होती है, हम डोनर से स्पर्म और एग सेल लेते हैं और टेस्ट ट्यूब में उसको फर्टिलाइज कराते हैं, इसलिए इसको हम क्या टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कहते हैं। तो एआरटी टेक्निक इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इसको रट लेना ढंग से, ठीक है? इसमें से कोई ना कोई टाइप का क्वेश्चन आ ही जाता है। एक आपसे पूछा जाएगा स्पेसिफिक प्लांट स्पीसीज वर इंट्रोड्यूस्ड इन ऑस्ट्रेलिया इन 1920 एंड लेटर इट बिकेम इन्वेजिव, है ना भाई? पियर कैक्टस याद है, ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया था तो वो फैल गया था पूरे में, तो इस प्लांट का नाम है पियर कैक्टस है। ये कह रहे हैं क्यों फैला था? क्यों फैला था? क्योंकि वहां उसका कोई भी क्या नहीं था, उसके ऊपर अटैक करने वाला, जैसे क्या कहते हैं, उसका फीडर नहीं था कोई वहां पर, ठीक है? फीडर नहीं था। स्टेट हाउ इट इज स्प्रेड इवेंचुअली ब्रॉट अंडर कंट्रोल, तो उसको बायो कंट्रोल एजेंट जब वहां छोड़ दिए गए जो उसको फीड करने वाले होते हैं तो फिर वो कंट्रोल हो गया अपने आप। ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होते हैं भाई, पढ़ लेना। ट्रांसजेनिक काउ, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ थी रोजी काय थी, है ना, रोजी काउ, जिससे प्रोटीन एनरिच मिल्क प्रोड्यूस किया जाता था, जिसमें अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन नाम की प्रोटीन होती थी, बच्चों को फीड कराने के लिए अच्छी प्रोटीन होती है। इको आर1 किससे लिया गया था? इकोलाई से लिया गया था, ठीक है? विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन डीएनए पॉली, भाई उसमें डायग्राम बना के दिखाना है कि GATTC में इको आर1 डालें तो कैसे कट लगता है, कैसे वो ज्वाइंट किए जाते थे। यहाँ पे कुछ आपको इस तरीके से चार्ट दे दिया, बीमारियां दे दी हैं, कुछ ब्लैंक स्पेसेस छोड़ दिए हैं उनकी, जैसे यहाँ दिया है निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होता है, उसके सिम्टम्स बताओ। तो निमोनिया में ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, लिप्स नेल्स ब्लू हो जाते हैं, कफ हो जाता है, हेडेक होता है। टाइफॉइड स्टेफाइल किससे होता था? साल्मोनेला टाइफी से, ये इसके हो गए। कॉमन कोल्ड राइनोवायरस से होता है, इसके सिम्टम्स बताओ। रिंग वॉर्म किससे होता था भाई? एपिडर्मा फाइटोन ट्राइकोफाइटोन, है ना, इनसे होता था, ये इसके दे रखे। एस्केरिस से होता है, इसके सिम्टम्स बताने के इंटेस्टाइन ब्लॉकेज हो जाता है, कैसे, है ना, स्टमक पेन होता है। ये एफ में बता रहा है एंटमीबा से कौन सी अमीबियासिस बीमारी होती है, तो ये ब्लैंक है भाई। इस तरीके से आप देख रहे हो कि पैटर्न क्या रहता है क्वेश्चन बनाने का। अब यहाँ पे देखो कितना, एक क्वेश्चन दिया है कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ह्यूमंस को दी जाती थी, वो पिल्स का क्या तरीका रहता था, है ना, मेंशन द शेड्यूल, कि रोज दी जाती थी 21 डेज तक, फिर 7 दिन के गैप के बाद फिर वही पैटर्न रहता था। ये याद करो, ये क्या दिया है, 2 कैरेक्टर बताने हैं आपको। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किसको यूज किया जाता था और किन, नेम एंड राइट द 2 कैरेक्टर टाइप ऑफ डीएनए। याद है ना वो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस जिन्हें हम कहते थे सैटेलाइट डीएनए, और VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। इनका मेन चीज ये थी भैया, 2 एप्लीकेशन ये थे कि ये एक तो डीएनए में बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं भाई, इवोल्यूशन में रोल प्ले करते हैं, और इनको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम यूज कर सकते हैं। ये भाई देखो स्लाइड दे रखी है एक, है ना, आरबीसीज हैं, बीच बीच में ये श्रिंक हो गई हैं, आरबीसीज सिकल्ड हो गई हैं, तो देखते ही पता चल जाएगा सिकल सेल एनीमिया। ये कह रहे हैं नेम द डिजीज, सिकल सेल एनीमिया। राइट द सिम्टम्स लिख दोगे, खून की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है बॉडी में, है ना, वीकनेस आ जाएगी। ये एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस, HBA HBS का क्रॉस करा देंगे, इसका ये हो जाएगा क्रॉस। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस, देखो एस मिलर, है ना, यूरे एंड मिलर का डायग्राम भाई इवोल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी कहते हैं। रट लेना, इसको छोड़ना नहीं है, हर साल सही आता है ये लगभग। हाउ डज मेटीरियोराइट एनालिसिस फेवर दिस हाइपोथेसिस, भाई मेटीरियोराइट्स का एनालिसिस किया गया, पता चला कि स्पेस में भी इसी तरीके की, दूसरे प्लैनेट्स में भी इसी तरीके की प्रोसेस हुई है, तो मिलर की बात सही रही होगी, ठीक है। देखो एक कितना भयंकर क्वेश्चन बना दिया, डायग्राम दे दिया, यहाँ पे ये आपका दे दिया है रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन कैसे करते हैं, एंटीबायोटिक सिलेक्शन, एंटीबायोटिक मार्कर जीन होते थे। तो ये कह रहे हैं कि मान लो यहाँ पे ये कोई प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड में एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दिया इसके अंदर, ठीक है, फिर इसको ये कॉलोनीज है इसकी 1 2 3 4 5, ये कह रहे हैं इसका रेप्लिका प्लेटिंग से हमने किया, तो यहाँ पे देखो 4 कॉलोनी नंबर 4 नहीं आई, इसका मतलब क्या है कि इसमें रिकॉम्बिनेंट चला गया होगा, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो यहाँ छप गए, जो रिकॉम्बिनेंट वाला है वो नहीं छपा। तो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट की पहचान इस तरीके से की जाती थी भाई, ठीक है, ये हो गया। राइट द साइट इन प्लाज्मिड कॉल्ड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स आर इंसर्टेड, कहां पर जीन इंसर्ट करते हैं भाई बता देना, है ना, जहां पे भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होगा उसके अंदर जो आपकी एंजाइम रिकॉग्निशन साइट जहां होगी, ठीक है, वहां पर आप इंसर्ट कर सकते हो। प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन जेनेटिक इंजन, 2 एंजाइम बताने हैं भाई, बता दो, ठीक है, मॉलिक्यूलर सीजर्स,
बीटा गैलेक्टोसिडेज, इंसर्शनल, कलर और नॉन कलर प्रोड्यूसिंग कॉलोनीज, मैंने बताया था ना बीटा गैलेक्टोसिडेज ये एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट मेथड है। क्वेश्चन आएगा ही आएगा इसमें से, ये बायोटेक्नोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये देखो उससे आगे आपका इकोलॉजी से, ये कह रहे हैं कि भैया मान लो ये रीजन 3 है, रीजन 2, रीजन 1, यहाँ सबसे ज्यादा स्पीसीज रिचनेस है, क्यों है? तो बता दोगे कि भाई ये आपका डेफिनेटली आपके किसमें इक्वेटर वाले जोन में पड़ता होगा, तो यहाँ लंबे समय तक क्या रहा होगा, कांस्टेंट एनवायरनमेंट, मोर सोलर एनर्जी, मोर प्रोडक्टिविटी, इसलिए यहाँ स्पीसीज ज्यादा है। यहाँ सबसे कम है, तो यहाँ सबसे कम इसलिए ये टेम्परेट रीजन रहा होगा जहाँ लगातार ग्लेशिएशंस रहे होंगे, जिसकी वजह से यहाँ स्पीसीज नहीं बन पाई, ठीक है। ये है, तो भाई इस तरीके से आपको जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आप उतने ज्यादा मार्क्स गेन करोगे। नेम एंड एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी प्रेजेंट इन नॉर्मल सेल्स लॉस्ट इन कैंसर, है ना, कैंसर पे आ गया क्वेश्चन। भाई मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी होती है जो, और एक होता कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन खत्म होने की वजह से कैंसर सेल स्प्रेड होती है और मेटास्टैटिक हो जाती हैं या कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाए। ऑल ह्यूमन सेल जीन्स, ये सारे क्वेश्चंस आप देखो, बायोप्सी, हिस्टोपैथोलॉजी पूरा कैंसर से आया है। 5 नंबर में क्वेश्चन है सेक्शन ई, है ना, कैंसर पे 5 नंबर में क्वेश्चन आया है। देखिए ये लार्ज क्वांटिटी में सीवेज, ये जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट था उस पे 5 नंबर में क्वेश्चन आया। प्राइमरी इफ्लुएंट क्या है, सेडिमेंट फॉर्म कैसे होते हैं, और सेटलिंग टैंक क्या था, उसमें क्या होता था, 5 नंबर में क्वेश्चन है। 2 ऑर्गेनिज्म जिससे बायो फर्टिलाइजर बनाए जा सकते हैं, ठीक। एक और क्वेश्चन देखो लास्ट, मैनी पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस डेविएट कंसीडर फ्रॉम द इनहेरिटेड, एक्सप्लेन मेंडल, है ना। यहाँ पे वो आपको बताना है जो लिंकेज बताया था ना, मॉर्गन ने कहा था कि भाई डेविएट हो गया था, ठीक। ये आपको डीएनए डबल हेलिक्स के बारे में आ गया कि ट्रांसक्राइब इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल, तो ट्रांसक्रिप्शन पे आ गया, ठीक है। एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमिटोफाइट, ये 2nd चैप्टर का था, मेल गेमिटोफाइट का पूरा, ठीक है। 3 सेल्ड मेल गेमिटोफाइट, पॉलिन ग्रेन है, पॉलिन ग्रेन में 3 सेल कैसे होती थी, जनरेटिव सेल डिवाइड हो जाती थी और वेजिटेटिव सेल ऐसी रहती थी। जनरेटिव सेल से 2 मेल गैमीट बन जाते, 3 सेल स्टेज हो जाती थी, ठीक है। सेक्शन व्यू, ह्यूमन मेल एंड फीमेल, ब्लड वेसल, प्राइमरी, ये आपका ओवरी का डायग्राम आ गया। 5 नंबर में इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एट विच स्टेज प्राइमरी फॉलिकल इज फॉर्म्ड इन ह्यूमन फीमेल, प्राइमरी फॉलिकल कब बनती हैं, बिफोर बर्थ, है ना। एक्सप्लेन द इवेंट बोथ हार्मोनल एंड स्ट्रक्चर इन द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के टाइम पर किस तरीके के यहाँ पर इवेंट आते हैं, यानी पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गई। भाई आप जितने ज्यादा क्वेश्चन पेपर लगाओगे आपके उतने ज्यादा मार्क्स सिक्योर होंगे, ये गारंटी है। तो मेरी तरफ से ये 2024 के एंड में मैंने 2024 के क्वेश्चन पेपर को पूरा रिवाइज करा दिया भाई, सॉल्व भी करा दिया है। आप कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर लगाओ। आप जो भी क्वेश्चन, जिस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप चाहते हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। जिस चैप्टर का रिवीजन करना चाहते हो मुझे कमेंट में अपने सजेशंस दे सकते हो, मैं जरूर कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने की। तो मेरी तरफ से आप सभी को विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। आप सब लोग 2024 के टॉपर बने और वीवीसी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।